क्लास 9 वंस अगेन वेलकम बैक। हाय, मैं हूं सार्थक और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन के बारे में। बिल्कुल बेसिक से हमारी पढ़ाई होगी। बेसिक छोटी छोटी बातें भी हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ कुछ बड़ी बातें भी देखेंगे जो हमारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाएंगे। तो सबसे पहली बात, साइंस। जो क्लास 9 में साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स वाला पार्ट मैं कवर कर रहा हूं और फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीज मोशन जो आता है ये आता कहां से, इसके पीछे की कहानी क्या है, फिजिक्स की थोड़ी सी कहानी क्या है, उस पर बात कर ले। और हाँ, इससे पहले की जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो थी, उसमें जो अपना सिलेबस है, इवन जो नया रिवाइज सिलेबस है उस पर भी मैंने आपको डिटेल में बता रखा है कि क्या क्या सिलेबस में है, क्या कुछ सिलेबस से नहीं है। साथ ही साथ मैंने आपको बताई थी स्ट्रैटेजी कि क्या होने वाली है हमारी आगे की पढ़ाई। वहां पे मैंने ये आपको बताया कि क्लास 9 की चीज क्लास 11th में फिर से मिलती है, क्लास 10th की चीज फिर से क्लास 12th में मिलती है। हाँ, तो वही चीज आपको थोड़ी सी बता दी है मैंने पहले से। अब हम लोग उस चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। यहां से जो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ये चीज आगे लगभग 4 सालों तक, कम से कम 2 साल तो चलेंगे, 9-10 तो चलना ही चलना है। फिर अगर आप साइंस के साथ कंटिन्यू करते हो तो 4 सालों तक ये सारी चीजें इसी पैटर्न में चलेंगी। तो इस स्टार्ट को बिल्कुल बेसिक से हम लोग करते हैं। पहली बात, पहला सवाल आएगा कि व्हाट इज फिजिक्स। तो आपसे अगर कोई ऐसा कभी भी पूछे व्हाट इज फिजिक्स, आप बोला सीधी सी बात मेरे को इतनी आती है कि फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर। यही बात तो साइंस के लिए भी बोलते हैं हम लोग कि साइंस इज स्टडी ऑफ नेचर या फिर नेचुरल फिनोमिना। एग्जैक्टली साइंस का ही पार्ट है फिजिक्स। तो फिजिक्स को भी हम लोग इसी चीज से समझते हैं, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। अब ये जो वर्ड मैंने नेचर बोल दिया ना, नेचर बहुत बड़ी चीज है। नेचर, हम लोग नेचर वर्ड तो सुन चुके हैं, ये बहुत बड़ी चीज है जो दिन रात होना, मौसम का बदलना, प्लैनेट्स का घूमना, हम इंसानों का, इवन जो पेड़ पौधे, उनके ग्रोथ, उनका बढ़ना, जितनी भी हमारे आसपास की चीजें हम लोग देख सकते हैं, सब कुछ तो नेचर का पार्ट है। नेचर इवन छोटे से एटम के अंदर न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वहां से शुरू होकर पूरे यूनिवर्स तक फैला हुआ है, ये सब कुछ नेचर है। तो अब हमें नेचर में क्या है कि फिजिक्स में स्टडी तो करनी है नेचर की, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसको कन्फाइन कर दिया गया कि भैया नेचर में इतनी सारी चीजें हैं, पूरी कहानी नहीं पढ़नी है, आपके पास कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं, कुछ टॉपिक्स हैं कि इन पे आपको डिस्कस करना है। और अपने पूरे फिजिक्स को सिलेबस, जो 4 साल की बात कर रहा हूं, जो 4 साल की बात, और यहां भी, यहां से जो शुरू हो रही है उसको टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। टोटल 6 यूनिट्स में बोले तो डिवाइड कर दिया गया। वो यूनिट्स क्या है वो देख लो जल्दी से। फिजिक्स है स्टडी ऑफ नेचर, उसमें सबसे पहली यूनिट आती है मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स, अब पूछो मैकेनिक्स क्या होता है, तो मैकेनिक्स ही होता है स्टडी ऑफ मोशन, जो यहां पे हम लोग को पढ़ना है। ये चैप्टर मैकेनिक्स के अंदर आता है। इसके अलावा मैकेनिक्स में हम लोग लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे, न्यूटन के जो लॉज हैं, फोर्स, वो सब कुछ यहीं पे आएगा। मैकेनिक्स में हम लोग फोर्स की बात करते हैं और एनर्जी की भी बात करते हैं। तो अगला चैप्टर, जो तीसरा चैप्टर फिजिक्स में ही आता है, वर्क एनर्जी, वो भी इसी के अंदर आएगा। ग्रेविटेशन इसी के अंदर आएगा। तो ये वाला पार्ट, मैकेनिक्स वाला पार्ट, अपना इस साल के लिए मेजर पोर्शन होने वाला है। बहुत कुछ इस मतलब इस यूनिट से हम लोग को पढ़ना है। पहली यूनिट मैकेनिक्स। दूसरी होती हीट के बारे में। हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। जहां पे टेम्परेचर की बात हो, टेम्परेचर वगैरह की बात हो, तो हीट वाला यूनिट आता है। क्लास 9 में ना के बराबर, इसमें क्लास 8 में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन 9th में हीट में बहुत कुछ समझना नहीं है हमें। फिर तीसरी चीज आएगी वेव के बारे में। वेव होता है, एक तो 2 चीजें वेव में बहुत जरूरी है हमारे लिए पढ़नी, एक तो स्ट्रिंग के अंदर वेव और दूसरा साउंड वेव। तो साउंड वाला चैप्टर तो है इस साल हम लोग को साउंड वाला चैप्टर पढ़ना है। वेव पे बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा इंट्रोडक्शन हमको मिल जाएगा वेव का इस बार ही। 14 पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये ना 2 वर्ड से मिलकर बना है, मैग्नेटिज्म, ओके, हाँ, 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो इलेक्ट्रिक और दूसरा मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, हाँ, चार्ज, और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट से रिलेट होता है। तो चार्ज की और मैग्नेट की प्रॉपर्टी, ये पूरा बड़ा सा यूनिट है, ये पढ़ना होता है इस साल। इस पे बहुत कुछ नहीं है। अगले साल नेक्स्ट ईयर 10th में काफी कुछ इस पे आता है। करंट,
चार्ज के बारे में, करंट के बारे में, इस पे हम लोग को डिटेल में मैग्नेटिज्म के बारे में, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में ये होता है, और क्लास 10th में बहुत डिटेल में इसमें हमको पढ़ना होता है। अगली चीज आती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या भाई? ऑप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ लाइट। लाइट के बारे में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, थोड़ी बहुत लाइट के बारे में आप लोग जानते होंगे, व्हाट इज लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वही वाली चीज यहाँ पे ऑप्टिक्स में करते हैं। ये भी बहुत डिटेल में आता है क्लास 10th में। अभी इस साल हम लोग को इस पे बहुत काम नहीं करना है। फिर आखिरी में आता है छठा पार्ट जो है वह है मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स में भी मॉडर्न पार्ट, मतलब कि ये जो पीछे के पार्ट्स है ना, इनको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल मतलब पुराना तो नहीं बोलेंगे, पर ये जो लंबे समय से चली आ रही फिजिक्स, ये क्लासिकल फिजिक्स है। और ये मॉडर्न फिजिक्स मतलब लेटेस्ट में, मतलब कह सकते हैं कि जो नई खोज हुई है साइंस के बारे में, वो चीज हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स। आसान भाषा में बात करें तो छोटी छोटी फिजिक्स का मतलब नेचर का छोटा वाला पार्ट, जैसे कि एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो वाली बात होती है मॉडर्न फिजिक्स में, जो आइंस्टीन की एज की है। ये वाली चीज आइंस्टीन की एज की है, बाकी थोड़ी न्यूटन की एज की कह सकते हैं हम लोग। हाँ, ये वाली चीज मॉडर्न फिजिक्स ना, आप लोग केमिस्ट्री में भी जब एटम वाला चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपको मॉडर्न फिजिक्स की वहां भी देखने को मिलेंगी। ठीक, तो ये हुआ पूरा सिलेबस। अब सिलेबस में मैंने बता दिया कि ये वाला पार्ट है, ये अपना मेजर पोर्शन होने वाला है मैकेनिक्स का। ठीक, और मैकेनिक्स ही है स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन, और यहीं से हम लोग को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहली चीज, अपना जो चैप्टर का हेडिंग है इसके बारे में हम लोग समझेंगे व्हाट इज मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में समझे, कोई चीज चल रही है, कोई चीज मूव कर रही है तो उसे बोलते हैं मोशन। सही बात। डेफिनेशन के टर्म में बात कर लें तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा, क्या करेगा, पोजीशन चेंज करेगा, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में, वो ऑब्जेक्ट मोशन में। दो चीजें बहुत जरूरी है इसके साथ साथ समझना। यहां तक तो हमने बात कर ली कि चेंज इन पोजीशन, मोशन इज चेंज इन पोजीशन। अब दो चीजें जो और हमें समझनी है वो है पोजीशन टाइम के साथ और दूसरा ऑब्जर्वर के साथ। ठीक है, दोनों बात का क्या मतलब है मैं भी एग्जांपल के साथ भी आपको समझाऊंगा। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। आप इन डेफिनेशंस को नोट भी कर सकते हो कॉपी में। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं इसको साथ साथ नोट भी करते चलना। प्रॉपर पूरी फिजिक्स का अपना मैप बनने वाला है यहाँ पे। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन मतलब समझ में आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर मैं आगे गया तो मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। कोई भी चीज अपनी जगह से हिलेगी डुलेगी तो अपनी पोजीशन चेंज कर देगी, तो इसे बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव किया या फिर मोशन कर रहा है। सही बात। टाइम का क्या रोल है? टाइम का रोल ऐसा देखो, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, सपोज यहाँ पे खड़ा हूं और मैं कुछ आगे चलता हूं, 1 2 3, फिर वापस आता हूं 1 2 3। अगर आपने देखा मुझे कि मैं आगे गया था फिर वापस आया था, मूव किया था, सिंपल सी बात है, आपने देखा मूव किया था, लेकिन क्या मैंने पोजीशन चेंज किया? नहीं ना। मैं जहां पे खड़ा हूं वहीं पे वापस आ गया, तो पोजीशन चेंज मेरी नहीं हुई। क्या मैंने मोशन नहीं किया? किया ना, मैं गया था आगे फिर वापस भी आया। तो अब इस बात को प्रूफ कौन करेगा कि मोशन हुआ कि नहीं हुआ? तो आएगा टाइम। भैया आपने आगे गए थे वापस आए तो कुछ देर बीत गया है, ठीक है, तो इसमें टाइम का जो है, टाइम का फैक्टर, टाइम बताएगा कि हाँ मोशन हुआ था कि नहीं हुआ था। ठीक, तो ये हुआ रोल टाइम का। अगली बात आती है ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर का क्या रोल आता है? मैं यहां पे खड़ा हूं, चुपचाप खड़ा, आप भी चुपचाप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मूव नहीं कर रहे हम लोग, शायद अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं तो कोई नहीं बोलेगा कि मूव कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां से कोई बोलेगा कि नहीं तू मूव कर रहा है, मैं मूव कर रहा हूं। कौन? हाँ, अर्थ है। अर्थ से बाहर चले जाओ, कहां चले गए? स्पेस में। अब स्पेस से देखने पे क्या दिखता है? स्पेस से पता है कि अर्थ हमारी क्या करती है, गोल गोल घूमती है, ठीक है, सन का चक्कर तो लगाती है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है, गोल गोल घूमती है। गोल गोल घूमती है तो अर्थ घूम रही है, अर्थ पे हम लोग हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं, मतलब कि हम लोग घूम रहे हैं। बाहर से देखिएगा कि जितने लोग अर्थ पे हैं सब लोग अपने घूम रहे हैं, तो पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो बाहर से कोई ऑब्जर्वर हो तो वो बोलेगा कि भैया आप लोग मोशन कर रहे हो, लेकिन यहां पे कोई ऑब्जर्वर हो, मेरे सामने कोई खड़ा है जैसे कैमरामैन है, तो वो बोलेंगे कि भैया आप रेस्ट पे हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है ऑब्जर्वर का, कि ऑब्जर्वर मुझे मोशन के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है।
एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ट्रेन में चलते हुए बोलते हैं देखो ये पेड़ पीछे जा रहा है, पेड़ पीछे जा रहा है। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, पेड़ थोड़ी नहीं पीछे जाते, पेड़ तो अपनी जगह पे रहते हैं। हमारी ट्रेन आगे जा रही होती है, लेकिन हम ट्रेन में बैठे हुए होते, चल रहे होते, तो हमें लगता है कि हम ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर चल रहा होता है तो ऑब्जर्वर को लगता है कि जो रुकी हुई चीज वो चल रही है, बट एक्चुअल में कोई खड़ा है, मान लो बाहर खड़ा ट्रेन से, तो वो तो करेक्ट इंफॉर्मेशन देगा कि नहीं भैया पेड़ नहीं चल रहे हैं, आपकी ट्रेन चल रही है, इसलिए आप बोल रहे हो कि पेड़ चल रहा है। तो ये रोल होता है ऑब्जर्वर का। ठीक है, एक और एग्जांपल है बहुत अच्छा सा है, इससे समझ में आएगा कि ऑब्जर्वर का काम क्या है। एक ट्रेन थी, ट्रेन की बोगी है, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म पे अभी जस्ट आके ट्रेन खड़ी हुई, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन खड़ी हुई। इसमें विंडो सीट पे दो लोग बैठे हुए हैं, दो दोस्त हैं, एक ए और एक बी, दो दोस्त बैठे हुए हैं, और एक इनका और दोस्त है, तीसरा दोस्त सी, वो इनको सी ऑफ करने आया। सी आया सी ऑफ करने, मतलब इनकी ट्रेन अभी चल रही है, चलना शुरू कर दिया, चलो ट्रेन चला देते हैं, धीरे धीरे ट्रेन चलने लगी, ठीक है, और ये यहां से सी ऑफ कर रहा है, सी। अब थोड़ी इनके बीच से इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। मैं पूछूं ए से, ठीक है, ए से पूछूं बी के बारे में कि बताओ भैया बी क्या कर रहा है, रेस्ट पे है, चल रहा है, मोशन कर रहा है, या रेस्ट पे। रेस्ट वर्ड का मैंने अभी वर्ड यूज किया। रेस्ट मतलब कोई चीज अगर मोशन कर रही है, मूव कर रही है तो मोशन बोलेंगे, अगर कोई चीज रुकी हुई है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, आसान भाषा है। ए से बी के बारे में पूछूं तो ए बोलेगा कि बी तो रेस्ट पे भैया, ठीक है। अब वही काम सी से मैं पूछूं कि भैया बी को बताओ क्या कर रहा है, तो बोलेगा कि बी तो चल रहा है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन में बी बैठा है तो बी भी चल रहा है। अब देखो इंसान एक ही है, बी ही है, लेकिन ए बोल रहा है कि रेस्ट पे है और सी बोल रहा है कि मोशन में है। तो ये अंतर आ जाता है ऑब्जर्वर का। यहां का ऑब्जर्वर कुछ और बता रहा है, यहां का ऑब्जर्वर कुछ और बता रहा है। तो हमें किसी भी मोशन के बारे में, अगर टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन हो, ऑब्जर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन हो, तब हम लोग करेक्ट बात कर पाएंगे मोशन के बारे में। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब ये जो वर्ड है अपना ना, चेंज इन पोजीशन, ये जो अपना वर्ड है चेंज इन पोजीशन, इसको समझाने के लिए फिजिक्स ने हमें दो शब्द दिए, दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है डिस्टेंस और दूसरा वर्ड है डिस्प्लेसमेंट। इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। शायद आपने थोड़ा बहुत पहले इसके बारे में पढ़ा हो, लेकिन बहुत फाइन इनके बीच में डिफरेंस होता है। नाम एक जैसे दिखते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एक छोटी सी अंतर होता है इनके बीच में, और वही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है इनके बीच में। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, पहले आसान भाषा में समझते हैं। डिस्टेंस, मान लो मैं कहीं किसी रोड पे चल रहा हूं, ठीक है, तो एक्चुअल में मैंने कितना चला, टोटल दूरी को मैं कैलकुलेट करूं, जैसे जो भी मीटर होता है हमारे व्हीकल में, कार में या बाइक में, वो अगर उसकी जितनी रीडिंग है वो एग्जैक्ट रीडिंग देता है कि हमने कितना दूरी चले हैं। तो वो अगर रीडिंग की बात करें तो वो हमें बताएगा डिस्टेंस के बारे में। एक्चुअल पाथ जो आपने चला है वो बताएगा डिस्टेंस के बारे में। दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट बताता है सबसे छोटी दूरी, कहां से कहां की, जहां से आपने शुरू किया और जहां पे आपने खत्म किया, उनके बीच की सबसे छोटी दूरी बताएगा डिस्प्लेसमेंट। नोट करते हैं क्या बोला मैंने। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ, हाँ इतना सफिशिएंट है, एक्चुअल पाथ लेंथ जो हमारा ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये होता है सबसे छोटी, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन, कहां से कहां तक, जहां से शुरू हुआ और जहां पे एंड हुआ, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, जहां से मोशन हमारा स्टार्ट हुआ है और जहां पे खत्म हुआ है, तो इनिशियल और फाइनल। अब यहां पे डेफिनेशन में कुछ लोग गलत बोलते हैं, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो वो ठीक है, मतलब समझने के लिए ठीक है, लेकिन हम लोग बोलेंगे शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। कैसा होगा, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक ही एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ऐसे चला, घूमा घूमा घूमा, पहाड़ पे चल रहा है, पहाड़ से नीचे आ गया, ठीक है, कुछ यहाँ पे बी तक पहुंच गया। अब मुझसे पूछा जाएगा भैया डिस्टेंस कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां से लेके रस्सी लेके ये नापूंगा, ये नापूंगा, ये पूरी लंबाई जितनी है वो है एक्चुअल में मेरी क्या है, डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ लेंथ विल बी डिस्टेंस।
सही, समझ में आता है। दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 पॉइंट हमें देखना होता है। पहला शुरुआत कहां से हुई, दूसरा खत्म कहां पे हुआ। इन दोनों को जोड़ दो, शुरू से लेके अंत तक जोड़ दिया। इसकी जो लंबाई, मतलब यहां से लेके यहां तक रस्सी पकड़ लो, और अब जो इनके बीच की लंबाई है, जो लेंथ है यहां की, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट, यही हमारा है डिस्प्लेसमेंट। तो होपफुली ये वाला पार्ट बहुत फाइन, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन इस बात को समझना है, ध्यान से समझना है कि डिस्टेंस, ये नीचे का हो गया डिस्प्लेसमेंट और ऊपर का हो गया डिस्टेंस। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे, बहुत ढेर सारे इस पे एग्जाम्पल बनते हैं, लेकिन हम कुछ क्वालिटी छटे हुए एग्जाम्पल हैं उनको हम लोग करेंगे और उससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर समझेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मान लो कि एक पार्टिकल है ए पॉइंट पे, पार्टिकल बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, ए पॉइंट पे है, यहां से ये चला बी पॉइंट तक, ठीक है। ए से बी तक की दूरी है कुछ 4 मीटर, फिर बी से बोला यहां नहीं रुकेगा, बी से बिल्कुल डायरेक्शन अपोजिट, मतलब 90 डिग्री पे मुड़ गया और यहां से पहुंच गया सी पॉइंट पे, और बी से सी तक चला इसने 3 मीटर 3 मीटर्स। अब मुझसे पूछा गया बताओ इस पूरी जर्नी में, ए से बी जो है और बी से सी है, इस पूरी जर्नी में इस पार्टिकल का जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका डिस्टेंस कितना है और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, करते हैं। अगर मुझसे पूछा गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब मुझे डेफिनेशन से समझ में आता है कि यहां से लेके यहां तक दूरी 4 प्लस यहां से यहां तक 3, 4 + 3 = 7 मीटर्स इज डिस्टेंस। 7 मीटर इज डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, यहां इनिशियल यहां फाइनल, दोनों को जोड़ो, ट्रायंगल बन गया। ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, मैंने बोला था 90 डिग्री पे मुड़ रहा है। इस दूरी को कैलकुलेट कर सकते क्या इसको, क्या, हाँ पाइथागोरस, वही पाइथागोरस से सोचना है। और ये वैल्यू मैंने जानबूझ के ऐसा ले रखा है कि 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, अंडर रूट में 25 कितना 5, तो ये वाली दूरी होती है 5 मीटर। अब यहां से कोई पूछे ना कि ए और सी को जोड़ने वाली सबसे छोटी दूरी, तो वो सबसे छोटी दूरी एक स्ट्रेट लाइन होगी और जिसका वैल्यू होगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी 5 मीटर्स। ठीक है, यहां से एक चीज नोट करने वाली है, देखो डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट कम है, डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट कम है, तो एक पॉइंट तो हमें दिमाग में आ गया कि डिस्टेंस हमेशा होगा, क्या कभी फेल नहीं हुआ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा या फिर बराबर हो सकता है। एक केस में बराबर हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा ही होगा, लेकिन एक केस में बराबर हो सकता है। कब होगा कमेंट करके बताना आप, ठीक है, मुझे तो पता है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताना कि कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपको मिल गया, ये सवाल हमने समझ लिया, डिस्टेंस कैलकुलेट करना, डिस्प्लेसमेंट। एक और सवाल करते हैं ना, सर्कुलर ट्रैक वाला जो है वो भी काफी कॉमन सवाल है, उसको समझ लेते हैं। एक आदमी है, वो एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, सर्कल अच्छा नहीं बन रहा, थोड़ा अच्छा बनाता हूं। एक आदमी है जो सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अब सवाल ये पूछा गया कि आदमी मान लो यहां से स्टार्ट किया ए पॉइंट से, 2 पार्ट में पूछा जाएगा, आपको बताना जब ये अपोजिट एंड पे गया तो उसका डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट पूछा जाएगा कि जब ये पूरा चक्कर लगा के एक चक्कर लगा लिया तब बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी बताओ। ठीक है, समझते हैं। जब ये यहां से चल के यहां तक पहुंचा, ठीक, तो ये वाली जो लंबाई है पूरी, ये तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस। बता सकते हैं कितना होगा, हाँ बता सकते हैं। ये पूरा अगर सर्कल चलता है तो कितना होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, हाँ, तो आधे सर्कल का कितना होगा, 2πr को 2 से डिवाइड कर दो तो πr होगा आधे सर्कल की डिस्टेंस, और वही है इस आदमी की भी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की, ये देखो सर्कल में रेडियस r है, ठीक है, ये मत बोलना कि r तो बताया नहीं। डिस्टेंस कितना है अपना πr, डिस्टेंस कितना है πr, 2πr पूरे का था तो आधे का सिर्फ πr। दूसरी बात पूछी गई डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी, यहां शुरुआत यहां से खत्म, इसको एक लाइन से जोड़ दिया। ये दूरी क्या होगी, यहां पे सेंटर से यहां तक की दूरी होती है r यानी रेडियस, और यहां तक की दूरी होती है रेडियस।
ये आर प्लस ये आर, कितना आर, 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा अपना, डिस्प्लेसमेंट आएगा 2r। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आएगा 2r। हो गया पहला पार्ट सवाल क्वेश्चन का हो गया। दूसरा पार्ट क्या पूछा है, दूसरा पार्ट आप बताओगे क्या, नहीं चलो मैं ही बता देता हूं, ठीक है। दूसरा पार्ट में यहां से चल के पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया, पूरा चक्कर जहां पे था वहीं पे आ गया। तो डिस्टेंस कितनी होगी, पूरा पूरा लेंथ 2 पाई आर, डिस्टेंस यानी 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट बताओ, इनिशियल जहां पे था वहीं पे घूम के वापस आ गया। अगर मैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ूंगा तो मुझे दूरी मिलेगी 0, उनके बीच की लेंथ मिलेगी 0, क्योंकि जहां पे था वहीं पे घूम के वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेरा, 0। ये स्पेशल बात ध्यान रखनी है, डिस्प्लेसमेंट अगर कोई भी पार्टिकल घूम के अपनी जगह पे वापस आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है हमारा 0, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है हमारा 0। तो इस सवाल का ये था। एक सवाल है मैं आपको देना चाहूंगा, आप लोग उसको करके मुझे कमेंट में आंसर बताना, ठीक है। एक कुछ पाथ है एक पार्टिकल का, ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, सेमी सर्कुलर पाथ, ये चला, फिर सीधा चला, फिर ये चला, ठीक है। रास्ता दिख रहा है, ये देखो यहां से लेके सेमी सर्कुलर पाथ, मैं दूरी लिख देता हूं, यहां से रेडियस है कुछ 7 मीटर्स, रेडियस है कुछ 7 मीटर्स, और यहां से लेके यहां तक की दूरी है 10 मीटर्स, ठीक। और दूसरा वाला भी रेडियस 7 ले लेते हैं, ठीक है, 7 मीटर्स। तो आपको बताना है कि ए से चल के ऐसे ऐसे बी पे पहुंच गया, ये पूरा सेमी सर्कुलर पाथ, फिर सीधा चला, फिर यहाँ पे यहाँ पहुंचा। आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, कहाँ पे बताना है, कमेंट करके बताना है। कि ये जो पहला सवाल एक इसको बोलो क्या बोले, डू योर सेल्फ है, होमवर्क वाला, ठीक है। तो इसका जो पहला सवाल है इसमें आंसर कितना आएगा, डिस्टेंस का आंसर कितना आएगा और डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना आएगा, ये वाली बात आपको कमेंट करके बतानी है, ठीक है। इसमें बहुत टाइप के सवाल बनते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे ना बहुत टाइप के सवाल बनते हैं। हम लोग आगे भी इन पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो बीच बीच में जैसे अभी कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं, जब कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो प्रैक्टिस के सवाल भी अलग से हम लोग करते रहेंगे। तो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, इन पे थोड़ा सा सवाल भी देख लिया हमने। अब ना इनके बीच में कुछ बहुत जरूरी पॉइंट है नोट करने वाले। डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करेंगे, मतलब यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, एसआई यूनिट की बात करते हैं हम लोग। एसआई मतलब इंटरनेशनली स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसकी यूनिट जो होती है वो होती है मीटर। दूरी को हम लोग मीटर में, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में करते हैं, दोनों की सेम यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट सेम है, ठीक है। एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, स्केलर और वेक्टर। थोड़ा सा बता देता हूं मतलब क्या होता है स्केलर और वेक्टर का। स्केलर क्वांटिटीज मतलब जिसके पास सिर्फ होगा मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास होगा मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। फर्स्ट टाइम सुनोगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन मैं पूरा समझा देता हूं कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, थोड़ा लिख के भी बता देता हूं। हमें दो चीजें समझनी है, वेक्टर और स्केलर, ठीक। छोटी छोटी बातें, एक भी बात मैं छोड़ूंगा नहीं। एक वर्ड आपको फिजिक्स में और देखने को मिलेगा, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। अब होता क्या फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स में ना या साइंस में ना बहुत सारी चीजें हम लोग को मेजर करनी पड़ती, नापनी पड़ती हैं। जैसे मास में कितना मेरा मास वेट है, वेट वर्ड गलत होता है वैसे, मैं अपने को मेजर करूंगा तो मेरा मास होता है। हाइट होती है, ठीक है, लेंथ लंबाई को मेजर करनी है तो हाइट होगी। रूम का टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, तो उसको डिग्री सेल्सियस वगैरह टेम्परेचर से मेजर करते हैं। कोई लिक्विड है तो उसको भी हम लोग लीटर्स में मेजर करते हैं। करंट है तो करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। चार्ज को कूलम्स में मेजर करते हैं। तो फिजिक्स में या फिर बोले साइंस में जो चीजें हम लोग मेजर करते हैं ना, जिनको हम लोग नापना पड़ता है, उन्हें बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। जिनका मेजरमेंट होता है उन्हें बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज कुछ होती हैं जहां पे डायरेक्शन का रोल होता है और कुछ होती हैं जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का रोल होता है। मैग्नीट्यूड मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मैं बोला कि मैं 60 किलो का हूं, तो 60 जो वर्ड है ना 60, ये मेरा मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक। अब डायरेक्शन का रोल कहां पे आ जाता है,
मान लो कोई कार है कुछ और उसकी स्पीड की बात करें, ठीक है, मैं बोलूं कि एक कार है और वो 40 मीटर पर सेकंड से जा रही है साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, तो 40 वर्ड जो मैंने यूज किया ये तो मैग्नीट्यूड बता रहा है कि 40 की का मैग्नीट्यूड है। साउथ जब मैंने ऐड कर दिया ना तो वो बताएगा डायरेक्शन, साउथ जब मैंने ऐड कर दिया तो वो बताएगा डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन ढेर सारी जगह पे, जैसे हम लोग को एक्सेलरेशन के साथ भी देखने को मिलेगा, स्पीड, वेलोसिटी यहां पे देखने को मिलेगा। फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स, मान लो अपने फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में हम लोग, ठीक है, मैं बोलूंगा कि मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब पूछा जाएगा भैया कहां लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया, तो जब डायरेक्शन की बात आ जाएगी तो वहां पे वेक्टर की बात होगी। वेक्टर और स्केलर में अंतर समझो, वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसको साइड में लिख लेना, एंड डायरेक्शन। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो वो वेक्टर, और स्केलर हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये भी स्टार पॉइंट करके लिख लेना। फिजिकल क्वांटिटीज अपने देखो, ऐसा नहीं कि हर चीज की हम लोग डेफिनेशन लिखें, अपनी लैंग्वेज में भी लिखेंगे कि जिससे हम लोग आगे चल के समझ सके। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में जिन चीजों को हम लोग मेजर करेंगे, जिनको नापेंगे, उन्हें बोलेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, फोर्स, वर्क, ये सारी की सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं। थोड़ा सा अलग से चला गया था मैं, वेक्टर और स्केलर, ये बात हो गई, ठीक है। अब यहां पे ना ये जो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन की बात नहीं करनी होती, आपको सिर्फ लंबाई देखनी है कि कहां से कहां तक है, रस्सी लेके नाप लेना बस, ठीक है। तो यहां पे कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं होती, इसलिए ये कहलाता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। क्या कहलाएगा? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन देखना होगा। कौन सी डायरेक्शन? डायरेक्शन जहां से शुरू किया और जहां पे खत्म किया, वो वाली डायरेक्शन, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाले डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड तो होगा, ये साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा, इसलिए ये वाली क्वांटिटी हो जाती है वेक्टर, ये वाली क्वांटिटी हो जाती है वेक्टर। एक बहुत खास बात, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से, इसको नोट कर लेना है। और इनफैक्ट यही चीज अभी मैंने पूछी थी कुछ देर पहले, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से। हाँ, ये पूछी थी, बताया नहीं अभी भी मैंने बताया नहीं कि कब बराबर होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इनके बीच अंतर क्या होता है, इन पे सवाल कुछ किए हमने, ये हमने देखा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जब हम लोग टाइम के साथ देखने लगते हैं ना, इसमें टाइम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो वहां पे हमको मिलता है स्पीड और वेलोसिटी। जैसे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डील किए, वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी को भी हमें डील करना है आगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही मैं बताऊंगा आपको। आज के लेक्चर में क्या क्या बताया, मोशन का मतलब समझा हमने, उसमें टाइम का और ऑब्जर्वर का रोल क्या होता है, ये बात। मोशन था हमारा चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन के लिए दो टर्म्स थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जिस पे हमने अच्छे से बात की, 2-3 पॉइंट इन पे देखे, एक सवाल आपके लिए दिया है वो करने को। अब जब इसमें टाइम का रोल इन्वॉल्व होगा तो वहां से दो अलग चीजें, दो नई चीजें आएंगी, स्पीड और वेलोसिटी। उनके बारे में डिटेल में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, फील करेंगे इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, इनको प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कहां कहां देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक ध्यान रखो अपना, टेक केयर।